चलिए, ओके, सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। जुनैद सर, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। सो व्हाट इज वर्क? कौन बताएगा मुझे व्हाट इज वर्क? तो आज हम डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज वर्क की बात करेंगे एंड टाइप्स ऑफ वर्क, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस। ठीक है, चलिए। सो बच्चों, कौन बताएगा व्हाट इज वर्क? फोर्स हाँ हाँ, बोलो बोलो, बिल्कुल सही। क्या बोल रहे थे? फोर्स अप्लाई टू मूव ऑब्जेक्ट थ्रू सम डिस्टेंस। बिल्कुल सही। तो बच्चों देखो, जब भी आपको नया टॉपिक स्टार्ट करते हो ना, हमेशा ये सोचा करो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर टॉपिक के पीछे कुछ ना कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे सामने एक वॉल है, एक हमारे सामने दीवार है। ठीक है, हमारे सामने एक दीवार खड़ी है ऐसे, और यहाँ पे जो है एक बंदा उसको पुश कर रहा है। इस वॉल को एक बंदा क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। ठीक है, उसने कुछ फोर्स लगाया, ऐसे पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। वो वॉल नहीं ली। फिर इसने क्या किया, इसने फोर्स को इंक्रीज कर दिया, डबल फोर्स कर दिया, फिर भी वॉल नहीं हिली। बट कहीं ना कहीं ये जो बंदा है अपनी तरफ से एफर्ट तो कर रहा है ना, अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है, हो कुछ भी नहीं रहा है। तो लेकिन इस टाइप की सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्क। क्या बोलते हैं? वर्क। ओके, सो बेसिकली इट्स वर्क इज डिफाइंड एज force dot, okay, force vector into displacement vector, force vector dot displacement vector f dot d। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, ये अभी आपको सिर्फ मैं सिंपल सिंपल बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक किस किस को समझ आया? सर क्लियर है। सबको मेरी आवाज साफ आ रही है ना? हाँ जी सर। Okay, yeah. So what is work? So basically, yeah. So work is said to be done by a force when the point of application of force is displaced under influence of work. Basically क्या है, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हमने कोई फोर्स लगाया है, अगर उसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है उस डायरेक्शन में, तो हम बोल सकते हैं कि उस फोर्स ने कुछ प्रोडक्टिव काम किया है, उसने कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हमें रिजल्ट दिया। ठीक है, ओके। सो बेसिकली, सो आई एम रिपीटिंग अगेन। सो वर्क डन by a force is equal to f vector dot s भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए आपको डी लिखना है, डी वेक्टर लिखना है, या फिर एस वेक्टर आप कुछ भी लिख सकते हो, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, वेर थीटा क्या? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां तक किस किस को समझ आया? ओके, सो थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, आया सबको समझ में? ओके, सो आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। सो वर्क डन इज इक्वल टू, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। फर्स्ट है एफ डॉट एस, वर्क इज ऑल्सो इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड एफ वेक्टर डॉट आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं यहाँ की बात कर, मान लो कि हमारा ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है,
यहाँ पे कोई आर वेक्टर है, आर कोई पोजीशन वेक्टर, ये अपना R2 हो गया। अगर मान लो R1 से हमें R2 जाना है, हमें R1 से R2 जाना है, ठीक है, तो बच्चों ये जो वेक्टर है, मान लो ये R वेक्टर है, तो R वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आई थिंक ये सबको पता होगा ना, किसी को इसमें डाउट? नो सर। ठीक है, ये क्या अपना पोजीशन वेक्टर R1 पोजीशन वेक्टर, ये क्या अपना R1 वेक्टर, और ये अपना R2 वेक्टर है। अगर आपको R1 पॉइंट से अगर आपको R2 जाना है, हमने इसको लिखा R वेक्टर, ठीक है। तो बच्चों ये देखो ये ऐसे हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू F डॉट R वेक्टर, फिर R क्या है, R2 माइनस R1। अगर आपको कई बार ना पॉइंट देते हैं, कई बार आपको पॉइंट देते हैं वो कि इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, ठीक है, ये बच्चों डिफरेंट फॉर्मूले वर्क निकालने के, ठीक है। तो इन सब में बच्चों एक चीज कॉमन क्या है, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना, जो फोर्स इज कांस्टेंट, हियर फोर्स इज कांस्टेंट। यहां तक किस किस को समझ आ गया? ठीक है, थीटा क्या, थीटा सबको पता है बच्चों, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल। आया समझ में? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? सर एस एंड आर में कोई डिफरेंस है? नहीं, कई बार क्या करते हैं वो आपको ना डायरेक्ट दे देते हैं। कई बार मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। देखो मान लो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एस वेक्टर डायरेक्टली दे दिया, एस वेक्टर उन्होंने डायरेक्टली दे दिया, मान लो कि 4i कैप, मान लो ऐसे दे दिया, ठीक है। कई बार क्या करते हैं, कई बार आपको पॉइंट दे देते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो वहां पे आपको ना आपको वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है अपना क्या, आर, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 माइनस R1। आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। क्लियर? तो कई बार वो क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको डायरेक्टली दे देते हैं, कई बार आपको वो थोड़ा घुमा के देते हैं कि वो आपको ना इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट बता देंगे, आपको खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है, आया समझ में? सो बेसिकली वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? आगे चलिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों डॉट प्रोडक्ट का आई थिंक सबको पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, ठीक है। मान लो ये अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये अपना फोर्स वेक्टर है, ये अपने क्या बच्चों, फोर्स वेक्टर, ठीक है। सो वर्क डन इज एफ डॉट एस, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों एफ कॉस थीटा इंटू एस। सो बेसिकली इसका तो मीनिंग है, डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग है, हमने क्या किया, हमने फोर्स का वो कंपोनेंट निकाल लिया जो एस के अलोंग है, जो एस के क्या है, पैरेलल है। आई थिंक ये बात सबको पता ना, हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर। यस सर। एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, ये अपना क्या है, एफ साइन थीटा। साइन थीटा, और ये अपना क्या है, एफ कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हम एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग निकाल लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप वर्क डन को ऐसा भी लिख सकते हो, एफ इंटू एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक कंपोनेंट जो है एस का अलोंग फोर्स निकाल लिया। क्लियर? यहां तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे? नो सर। ठीक है, चलिए आगे चलते फिर। ओके, सो बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सो बेसिकली वर्क डन बाय फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। अभी बच्चों हमने अब तक जो भी चीजें की है, सारे हमने क्या निकाली है, कांस्टेंट फोर्स है। एंड बच्चों ध्यान रखना, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। देखो कैसे होता है पाथ इंडिपेंडेंट, देखो होता है कैसे।
मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा। ओके, नाउ एक हमने क्या किया बच्चों, हमने एक यहाँ पे एक बॉल थी, चल बॉल छोड़ो, एक मास, मास मान लो मास, ठीक है, एम, ठीक है, और ये जो हाइट है, ये हाइट बच्चों मान लो ये एल, हाइट इज एच, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, निकालते हैं बच्चों। ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है एम जी, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है ना बच्चों, एम जी, ठीक है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, फोर्स, मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, एफ डॉट एस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो बच्चों फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एम जी इंटू एच। बच्चों देखो फोर्स भी यहाँ पे नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो बच्चों 0 थीटा कितना, थीटा 0 वन, वन हो जाएगा ना, एम जी एच, क्या गए, एम जी एच। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया, ठीक है। अब मान लो हमें क्या करना है, हम सबको पता है कि एक जो फोर्स है, एक मिनट बच्चों, बच्चों थोड़ा म्यूट कर रखो, अगर आपको कुछ पूछना है आप वो करो म्यूट, ठीक है। अब बच्चों आप सबको पता है कि एक कंपोनेंट इधर भी लगता है, एम जी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हमने मान लिया कि मान लो ये लेंथ है अपनी एल, ये लेंथ अपनी क्या एल है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्क डन इज एम जी साइन थीटा इंटू एल इंटू कॉस 0 डिग्री, फिर से क्योंकि देखो, बिकॉज मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज एम जी साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो वर्क डन कितना आ गया, एम जी एल साइन थीटा इंटू कॉस 0 डिग्री, फाइनली कितना हो गया, एम जी एल साइन थीटा। बच्चों एल साइन थीटा वैल्यू बताओ क्या है, अगर आप यहां से देखोगे, अगर मान लो ये एल है, तो बच्चों एल साइन थीटा वैल्यू कितनी है, एच नहीं है, एल साइन थीटा इज इक्वल टू एच, सबको समझ आ रहा है ये बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखोगे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, एच बाई एल, किस किस को समझ आई है, यस सर ठीक है। अब देखो फाइनली अपना क्या आ गया, फिर फाइनली वर्क डन किसके इक्वल आ गया, एम जी एच के इक्वल आ गया। तो आप चाहे इधर निकाल लो, आप चाहे वैसे निकालो डायरेक्टली, हमें क्या मिला, हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या मिला, सेम मिला, वर्क डन बाय ग्रेविटी हमें क्या मिला बच्चों, सेम मिला। किस किस को समझ आ गया, सर एल cos थीटा कैसा है? एल कोस थीटा कैसे आया, आप ओके बताओ। सर पता चल गया। वो जो कोस थीटा नहीं है, वो कोस 0 डिग्री है, कोस 0 डिग्री, मैं इसको चलो ये 0 डिग्री है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो वर्क बच्चों, सो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, क्लियर, किसी को डाउट यहाँ पे, कोई भी डाउट, चलिए क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। क्वेश्चन देखो क्या है, ए बॉक्स इज मूव्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अप्लाइंग ए फोर्स 60 न्यूटन at an angle of theta 60 degree to the horizontal. Find the work done by the force during the displacement of the box over a distance of 500 मीटर। मतलब इन्होंने क्या हमें, यहाँ पे इन्होंने हमें डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, चलो फाइंड करो वर्क डन बाय फोर्स।
चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो बच्चों क्या करना है। तो 15,000. 15,000. कितना? 15,000. 15,000 जूल। ओके ओके, सॉरी मैंने आपको चीजें बताई। सो बेसिकली बच्चों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, देखो। सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक, तो बच्चों इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। तो बच्चों न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल। इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट। इट्स एसआई यूनिट, जूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो क्या था। सो बेसिकली हमने एक फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स कितना? 60 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ थीटा 60 डिग्री। 60 न्यूटन का फोर्स है और कितने में? 60 डिग्री पे। ठीक है, नाउ बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? एज पर द क्वेश्चन टोटल डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? 500 मीटर। सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। फोर्स कितना है? 60, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 500 cos theta, cos 60 degree, that is final answer will be 15,000 joule or 15 किलो जूल। किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? Yes, sir. कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन यहाँ तक? चलिए फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, या ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या क्या बच्चों। तो ए पार्टिकल इज मूव्ड बाय ए फोर्स एंड फोर्स इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज 3i plus 4j न्यूटन फ्रॉम ए पॉइंट 2,3 मीटर टू 3,0 मीटर इन xy plane. Find the work done by the force on the particle. चलिए बच्चों ये क्वेश्चन निकालो। ये मैं आपको हिंट कर देता हूँ, ये कैसे निकालेंगे अपा। तो वर्क डन विल बी F डॉट R। चलिए निकालो। -8 जूल। -8 जूल। ओके, हाँ जी सर। बाकी बच्चे जल्दी आंसर दो। Sir, 8 June. Sir, 6 जूल। एक मिनट, ओके चलिए देखो इसको करते हैं। देखो क्या, तो बच्चों हमें क्या दे रखे इन्होंने? फोर्स वेक्टर दे रखा है। सर 9 Force था, vector? सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 और बच्चों आई कैप आएगा, आई कैप प्लस 4 जे कैप न्यूटन। अब देखो बच्चों हमें क्या करना, हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चों हमें निकालना पड़ेगा, तो वो क्या होगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो क्या जाएगा? R2 कितना अपना? R2 है 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस R1 कितना है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। बच्चों कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि सर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं ना यहाँ पे कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप कर रहे हो, ऐसा कोई है यहाँ पे? किसी को कोई कंफ्यूजन इस चीज में? No, sir. सब क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर है तो 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप कितना हो जाएगा? ओनली आई कैप प्लस 0 जे माइनस 3 जे कितना हो जाएगा? -3 जे कैप। तो बच्चों अपना आर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ गया? आई माइनस 3 जे कैप। तो निकालो वर्क डन क्या हो जाएगा? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप माइनस 3 जे कैप।
अब बच्चों एक चीज बताओ, सबको डॉट प्रोडक्ट करना आता है ना, सबको पता ना ये चीज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकंड को। देखो बच्चों, सबको पता होगा कि आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू होती है 1, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू होती है 1, एंड के कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी होती है 1। सबको पता है इस बात का। क्यों? क्योंकि आई कैप आपस में डॉट प्रोडक्ट करोगे, इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। लेकिन आई कैप डॉट जे कैप करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये कितना आ जाएगा, 3 आई कैप डॉट आई कैप कितना, 3, ये प्लस था ना, 4 जे कैप माइनस 3 जे कैप। आप जब इनको डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा, -12। आंसर विल बी -9 जूल। ये आंसर ये आंसर किस किस का है? सर मैंने Yes, sir, 12 में से 3 माइनस करके 8 बोल दिया था। अच्छा, माइनस आया ना सबका। हाँ जी सर। चलिए, अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि भाई माइनस वर्क क्या होता है? मतलब वर्क डन मतलब क्या है? एक आप फोर्स लगा रहे हो, उसकी वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वर्क तो फिर माइनस कैसे हो सकता है? सर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा फोर्स के। बिल्कुल सही। कहने का मतलब क्या है, देखो बच्चों, चलो इस पे बात करते हैं। चलो देखो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी यही है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। देखो एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की, पॉजिटिव वर्क, देखो, सो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। बच्चों, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए फोर्स अपना क्या है, हम लेंगे पॉजिटिव लेंगे ना फोर्स। तो भाई अगर मान लो हम यहाँ पे निकाल लें कि एक फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर हो रही है, मान लो हम फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, ये भी हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। लेकिन जो एंगल है बच्चों, ये जो चीज है, ये क्या क्या हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकती, इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। अब सोच के देखो, आप सोच के देखो कि एक फोर्स लगाया हमने, फोर्स है, एंगल क्या है, थीटा बीच में इनके, और ये मान लो डी है। तो वर्क डन क्या हो गया, एफ डी cos थीटा, ठीक है। नाउ फॉर थीटा दैट लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों cos थीटा वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, अगर फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है, अगर वो थीटा 0 to 90 डिग्री के बीच में है, मतलब क्या है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम एक्चुअली, वेट इट विल नॉट बी पॉजिटिव। ये बच्चों हम इक्वल नहीं कर सकते, बिकॉज cos 0 क्या होता है, 90 होता है। हम इसको ये रखेंगे लेस देन 90, ठीक है बच्चों। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम 90 से ज्यादा छोटा हो सकता है। उन सब केसेस के लिए वर्डन क्या आएगा, पॉजिटिव। वर्डन आएगा पॉजिटिव। किस किस को बात समझ आ गई? यस सर। सर। ठीक है। नाउ चलिए हम अगली बात करते हैं, जीरो वर्क। जीरो वर्क, सो बच्चों वर्क डन इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। अगर बच्चों थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0। सो वर्क डन विल बी 0। मतलब क्या इस बात का, मतलब ये है बच्चों कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है, लेकिन उस पे जो वर्क, उस पे जो फोर्स है वो हम इस साइड लगा रहे हैं। ये फोर्स वेक्टर, ये अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर ऐसा कुछ है, कहने का मतलब क्या है, एक फोर्स आप लगा रहे हो वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है। एंड आई थिंक सबको पता होगा ना, हमने उस टाइम शुरू में बात भी की थी कि दो वेक्टर अगर आपस में 90 डिग्री है तो उन दोनों का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये बात सबको याद है? सबको याद है ना ये बात? ठीक है बच्चों। तो अगर उनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, तो इफ एंगल इज 90 डिग्री,
90 डिग्री, सो वर्क डन बाय एफ विल बी 0। ये बात किस किस को समझ आ गई? जल्दी से बोलो हाँ। Yes. sir. आगे चले। नाउ नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस है सिमिलरली, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ नेगेटिव वर्क। तो व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, तो कॉस थीटा क्या होता है? नेगेटिव, देयरफॉर वर्क डन विल बी नेगेटिव। इस बात का मतलब क्या बच्चों? मतलब ये है, मान लो ये F1 है, ठीक है। अब बच्चों हमने एक फोर्स लगाया इसको इधर की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? डिस्प्लेसमेंट अभी भी वही हो रही है, ठीक। मान लो ये है 120 डिग्री, ठीक है, F2। बच्चों सोच के देखो, सोच के देखो, चलो ठीक है, F1 तो 90 डिग्री पे है, जो F2 है वो तो लिटरली पीछे लग रहा है ना भाई। मैं इधर खींच रहा हूँ, मान लो मैं इधर खींच रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, और वो ऑब्जेक्ट को उस साइड जा रहा है, मेरे अपोजिट जा रहा है। इसका मतलब क्या है? मेरा जो वर्क है वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? वहां पर उस साइड को देखो, एक्चुअली एक्चुअली होता क्या है, उस साइड को एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा था जिसका इफेक्ट मेरे से ज्यादा है, जिसका इफेक्ट मेरे फोर्स से ज्यादा है, इसलिए वो जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन अब उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, तो वर्क डन बाय F2 विल बी नेगेटिव। ये बात किस किस को समझ आ गई? Yes, कुछ बात sir. किस किस को समझ आई? यहाँ तक किसी को कोई भी Yes, डाउट, कोई भी क्वेश्चन? आगे चले, चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना। कहने का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि मतलब हो क्वेश्चन होगा ही नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये। क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, क्वेश्चन इज ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a rough inclined plane of inclination theta fixed in an elevator. The elevator goes down with a uniform velocity v and block does not slide on the wedge. The work done by the force of friction on the block in time t will be option A, B, C and D. कहने मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। एक एलिवेटर है ऐसे, ठीक है, उसके अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है, हैविंग एंगल थीटा, इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। और ये जो एलिवेटर है ये नीचे वेलोसिटी v से जा रहा है। इस पे हमने रखा है क्या, एक ब्लॉक रखा है m का, और यहाँ पे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू है, म्यू, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन क्या बच्चों, देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, तो ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज। अब इसका मतलब क्या है? अगर ब्लॉक स्लाइड ही नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? MG फ्रिक्शन sin फोर्स theta. mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बच्चों, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक इन टाइम t, ये क्वेश्चन। चलो 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं मैं, इसको ट्राई करो। zero. जीरो कैसे होगा? ब्लॉक तो हिल ही नहीं रहा। ब्लॉक तो नहीं हिल रहा, बट वो नीचे तो आ रहा है।
सर बी। बोलो बोलो। Sir, none of these. Sir, None of these, ठीक है। सी, ओके, 0 भी आपने बोल दिया, तो बी ने क्या बिगाड़ा आपका? बी भी बोल दो। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, ये पर है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, कुछ ज्यादा देखो, इधर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब किसी ने मुझे क्या बोला कि सर ब्लॉक तो नहीं हिल रहा, यही तो कैचिंग पॉइंट है बच्चों, ब्लॉक नहीं हिल रहा है, लेकिन बच्चों आप सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन पे देख रहे हो उसको। अरे एलिवेटर नीचे भी तो आ रहा है। अच्छा क्यों, तो अगर एलिवेटर नीचे आएगा तो ब्लॉक भी तो हिलेगा ना। किस किस की बात समझ आ गई बच्चों? अगर मैं बात करता हूं, देखो ये अपना इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये अपना इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। मान लो ऐसे देखो, अब मान लो ब्लॉक तो नहीं हिल रहा और अपना अपना जो इंक्लाइन प्लेन वो भी नहीं हिल रहा। अब मान लो नीचे आने लग जाइए, ये जो है नीचे आने लग जाए, तो ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। अरे सबको मेरी बात समझ में? Yes, sir. तो फ्रिक्शन क्या है? पीछे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही है। आया समझ में? ये एंगल क्या है? थीटा। ये क्या है? 90 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री प्लस थीटा। ये फ्रिक्शन है बच्चों। अब एक चीज बताओ, जो है डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? भाई फिक्स वेलोसिटी से आ रहा है, एलिवेटर क्या है? एलिवेटर जो है v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टाइम इंटू वेलोसिटी, क्या क्या v इंटू t, इतना डिस्टेंस है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज f डॉट d कॉस, मान लो ये तो मान लो अल्फा एंगल है, अल्फा कॉस अल्फा। f की वैल्यू कितनी बच्चों? f इज इक्वल टू mg साइन थीटा। सो mg साइन थीटा, ठीक है, इंटू डी की वैल्यू कितनी है? v इंटू टी। कोस अल्फा कितना है? अल्फा 90 प्लस थीटा। आंसर क्या जाएगा? एम जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू वी टी, यानी कि माइनस ऑफ एम जी इंटू वी टी साइन स्क्वायर थीटा। किस किस को समझ आ गया? Sir, cos 90 degree plus theta minus sin theta होगा. यस यस। Yes sir, समझ आ गया। Yes, sir, आ गया. ठीक है बच्चों, कहने का मतलब क्या है ना, ऐसे ऐसे कंक्लूड मत किया करो खुद से कि हाँ दो, मतलब समझो चीजें। आप उसको ना ऐसे, जब भी आपको ना समझ आए ना कोई भी चीज, एक काम क्या करो, देखो फिजिक्स की सबसे, देखो फिजिक्स ना इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। इसमें क्या आप है ना, ऐसे आंखें बंद करके आप देख सकते हो कि ओके ये नीचे आ रहा है, कुछ भी मतलब आपको विजुअलाइज करना है। फिजिक्स की अच्छी बात है, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो। भी आपने क्या देखा, ठीक है, वो इसके रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पे है, लेकिन वो नीचे तो आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, तो क्या आ गया अपना वर्कडन? नेगेटिव आ गया। वर्कडन क्या आ गया? नेगेटिव आ गया ना। किस किस को Yes, समझ आया sir. यहाँ तक? आगे. आगे चले। सर हाँ सर जी बोलो। अगर जैसे कि नीचे जा रहा है तो ये नेगेटिव हो गया, अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सोच के देखो ना। मान लो, बहुत ही बढ़िया।
अगर मान लो ये ऊपर जा रहे हैं ऐसे, आप देखो ना एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा। आया समझ में? यस सर। बस अब देखो कितना हो जाएगा, इस बार वर्क डन क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो एक मिनट। इफ गोइंग अपवर्ड विद v, तो वर्ड में फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, mg sin थीटा इंटू vt इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा। Sin अब theta. देखो देखो दोनों बीच में क्या है 90 माइनस थीटा ना, भाई एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तो वर्क डन कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। समझ रहे हो? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं अब। ठीक है, नाउ चलिए ईशा आपने कुछ बोला क्या, ईशा बोलो। ओके चलिए देखो बच्चों, अब ना कुछ कुछ फोर्सेस है जो आपको हम जिसके बारे में पहले बात करते हैं, बेसिक फोर्सेस है, ग्रेविटी है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, टेंशन फोर्स है। अब इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि इनके बारे में वर्क डन क्या क्या होता है। देखो बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसके बारे में हमने जस्ट अभी बात की थी, याद है, मैंने ये तो एग्जांपल लिया था। Yes, sir. ठीक है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अब देखो मास m है, ओके, और ये जो लेंथ, ये जो हाइट कितनी है, h हाइट h, ठीक है, इसमें फोर्स क्या लग रहा है mg। तो बच्चों वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा, mg इंटू h इंटू कॉस 0 डिग्री। तो वर्क डन बाय mg कितना आ गया, mg h। किसी को डाउट यहाँ पे अब तक बच्चों, किसी को डाउट? No, sir. ओके, ये तो बहुत ही सिंपल था। सर अगर यही ब्लॉक h हाइट से ऊपर जा रहा होता तो माइनस mgh हो जाता फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सोच के देखो ना, बिल्कुल सही बोला आपने बेटा। चल मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखो ये ब्लॉक है, ठीक है, मास m का। नाउ इसको हमने ऊपर भेज दिया, इसको हमने किसी हाइट पे भेज दिया, मान लो h हाइट पे। सो दिस टाइम वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा, mg इंटू h। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर, एंगल कितना है 180 डिग्री। देखो cos 180 डिग्री। सो वर्क डन बाय mg कितना, माइनस mgh। आया समझ में? किसी को डाउट यहाँ पे? No, sir. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, भाई फोर्स तो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, तो वर्क डन बाय mg क्या है, वो तो नेगेटिव है ना, समझ रहे हो, नेगेटिव है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। देखो बच्चों, देखो बच्चों, मान लो अपने पास कोई मास है, हमने यहाँ पर रखा हुआ है m,
तो बच्चों इस पे एक mg फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है, और नॉर्मल एक्शन फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में हो रही है, डिस्प्लेसमेंट टी, तो बच्चों वर्क डन बाय, तो बच्चों वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन कितना आ जाएगा, एन डी कॉस ऑफ 90 डिग्री, सर ये 0 ही हो जाएगा। 0 0। समझ लो, मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं अलग से। बच्चों अगर इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, और वहां पे आपने कोई बॉक्स रख दिया ऐसे, मास m का, ये एंगल थीटा है। बच्चों देखो ध्यान रखो, आप सबको पता ना कि नॉर्मल एक्शन की डायरेक्शन कैसे होती है, हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। अब देखो बच्चों, अगर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डी, तो बच्चों यहाँ भी क्या है, वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन क्या हो जाएगा, एन 0 इंटू डी कॉस 90 डिग्री, 0। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0? सर नॉर्मल के तो नेम में ही आ गया 90 डिग्री है, तो फिर तो 0 ही हो जाएगा। ओके, क्या, अच्छा एक चीज आओ, क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉर्मल एक्शन फोर्स हमेशा 0 वर्क करेगा? क्या लगता है? नहीं, हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते। कैसे? आपको एग्जांपल देता हूं, देखो मान लो एक लिफ्ट है, ठीक है, हमने इसके अंदर बॉक्स रखा, ठीक है, और ये मान लो ऊपर जा रही है वेलोसिटी v से, ठीक है। तो यहां बताओ वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन क्या होगा, 0 होगा क्या? तो मान लो डी डिस्प्लेसमेंट ऊपर गई है, 0 होगा यहाँ पे? अब सोच के देखो ना भाई, इस पे mg नीचे लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, तो ये जो ऊपर बच्चों जा रहा है ना, ये बच्चों नॉर्मल रिएक्शन कैसे जा रहा है ऊपर? ये सोच के देखो ना भाई, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, ये जा भी ऊपर ही रहा है, ये क्या हो गया, एन डी कॉस 0 डिग्री। तो वर्क डन बाय एन कितना हो गया, एन डी इज इक्वल टू एम जी डी। किस किस को समझ आया ये वाला? यस सर। बच्चे बस हमें ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में ले रहे हो। अगर आप किसी भी फोर्स के लिए अगर आप डिस्प्लेसमेंट लोगे 90 डिग्री पे, तो फिर वर्क डन 0 देगा ही ना, तो दोनों इंडिपेंडेंट है। आ रहा है समझ में? यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? सर आ गया। बाकी बच्चे जल्दी बताओ, आ गया सर। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कुछ भी रटना मत बच्चों, कुछ मेरा भी रटना कनेक्शन मत। सर मेरा कनेक्शन स्लो हो गया था, एक बार और बता दीजिए। ठीक है, ठीक, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। बच्चों हमने अब तक क्या देखा था, लास्ट के 2 केसेस में हमने क्या देखा कि वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन फोर्स 0 है, और बहुत जगह बच्चे यही मान के चलते हैं कि नॉर्मल एक्शन तो हमेशा सरफेस से क्या लगता है, हमेशा वो तो परपेंडिकुलर लगता है, हमेशा 0 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये चेक करते हैं डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, समझ लो, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बच्चों क्या है, अपना एंगल कितना दोनों के बीच में, नॉर्मल एक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना, 90 डिग्री। सेकंड केस में भी क्या है, 90 डिग्री, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ देखो, अगर मान लो एक लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसने डिस्टेंस डी ट्रेवल किया है, अगर अब आपसे पूछे कोई वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एन इंटू डी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 करता है 1, हमारे कितना गया, एन डी आ गया। और नॉर्मल एक्शन किसके इक्वल है,
mg के, ये हमेशा इक्वल नहीं होता, हमेशा इक्वल नहीं होता, यहाँ पे इक्वल है इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हमने इसको डिस्प्लेसमेंट डी मान लिया, आंसर क्या है mgd। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय सर टेंशन फोर्स। हाँ बोलो। सर अगर इसे लिफ्ट में हमने टेंशन से उसे मतलब टांग रखा होता तो फिर क्या होता? चलो उससे बात करते हैं अभी। देखो नेक्स्ट इज वर्क डन बाय टेंशन। देखो बच्चों, ये थोड़ा ध्यान से सुनना एक बार, ठीक है। कई बार समझ नहीं आता ये बच्चों, बहुत ही सिंपल है बट कई बार समझ नहीं आता है अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो। और कल मैंने आप सबको बताया था ना, लास्ट क्लास में आपको सबको बताया था मैंने कि कई बार बच्चों को फिजिक्स समझ भी नहीं आती है क्योंकि सब टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा नहीं आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, सबको पता है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, टीचर बोल रहा है वो आधा सुनते हैं, और कुछ जो ऑलरेडी पता है वो बस वो मैच करते रहते हैं कि अच्छा टीचर ने ये बोला, ओके ये तो मुझे ऑलरेडी आता था। बच्चों कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए भूल जाओ आपको कुछ आता है। बिल्कुल आप अपना तो दिमाग खाली करके, एम्प्टी और कप, एम्प्टी कप मीन्स अपना दिमाग खाली करके सुनो एक बार क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों क्या, मान लो कि मास m1 है, ये किसी दूसरे मास से कनेक्टेड है, m2 से कनेक्टेड है, ठीक है। और इन सब पे बच्चों एक फोर्स लग रहा है इधर आगे की तरफ, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो बच्चों इस पे टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा अगर आप m1 के रिस्पेक्ट में देखोगे, और इस पे लग रहा होगा इधर। यहाँ तक सबको समझ आया? यस ठीक है। सर। और मान लो इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कवर की है मान लो डी कवर की है, ठीक है। सो ध्यान से सुनना भी है। सो वर्क डन बाय टेंशन ऑन m1, वर्क डन बाय टेंशन ऑन m1 कितना आ जाएगा ये, टेंशन T इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि m1 पे जो टेंशन की डायरेक्शन है आगे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ है, तो कितना आ गया अपना TD। ये बात किस किस को समझ आ गई? आगे सर। ठीक, आगे सबको समझ में। सेकंड, वर्क डन बाय टेंशन T ऑन मास m2, ये कितना गया, T इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री। किस किस को समझ आएगा ये? मैं आपको ब्रैकेट में शो भी कर देता हूँ। टेंशन इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, एंगल कितना है 180 डिग्री, आंसर कितना है -TD। आया सबको समझ में? सर यहाँ पर F माइनस टी नहीं करेंगे? क्यों करेंगे बच्चा, हम टेंशन पे फोकस करो ना। हमें हमें क्या निकालना है, हमें तो ये निकालना कि वर्क डन में टेंशन क्या है। अगर पूछोगे कि वर्क डन में फोर्स F क्या है, लिख दो FD cos 0। समझ रहे हो भाई, जिस फोर्स से अच्छा एक चीज, अगर आपसे कोई यहाँ पूछ ले कि वर्क डन बाय नॉर्मल एक्शन कितना होगा, 0। क्यों भाई, डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रही है, नॉर्मल एक्शन 90 डिग्री, दोनों दोनों मासेस पे। आ रहा सबको समझ में? हमें बस ये चेक करना कि जो फोर्स पूछा है आपने उसी पे फोकस करना है बस। थर्ड, वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम, दैट इज m1 प्लस m2। सॉरी, ये क्या जाएगा,
TD प्लस माइनस TD 0। आया सबको समझ में? 0 क्यों? क्योंकि टेंशन एक मास पे क्या कर रही है, पॉजिटिव वर्क कर रही है, और दूसरे मास पे टेंशन क्या कर रही है, नेगेटिव वर्क कर रही है। तो बच्चों सिस्टम दैट इज M1 प्लस M2 की अगर बात करोगे तो उस पे नेट वर्क डन क्या है, टेंशन बाय टेंशन क्या है, 0। ये किस किस को समझ आ गया? सर आ गया। पक्का? पक्का ना? यहाँ तक किसी को डाउट यहाँ पे? बस यही था। अगर आपको ये समझ आ गया ना तो आपको फिजिक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस चीज को ये बात समझ आ गई तो आपको मैंने समझाया अभी, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। अगर आप टीचर की सुनते रहोगे तो बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, क्योंकि देखो फिजिक्स पता क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, तब आप एक कोई चीज पढ़ते हो, आपने कुछ भी पढ़ा, आपके सामने जब कोई डायग्राम आता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि डायग्राम आपको समझ ही नहीं आता, भाई ये क्या है, ऐसा तो नहीं समझ आता ना? बताओ। नो सर। तो यही नो। सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ना आपको कुछ कुछ चीजें समझ आती हैं। एक तो ऐसी चीज है जो आपको समझ ही ना आए, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कंप्यूटर में कोडिंग होती है, मुझे कोडिंग बिल्कुल समझ नहीं आती थी कॉलेज में, ठीक है, मुझे समझ नहीं आती थी। अगर मुझे वो समझाएगा तो मुझे ध्यान से समझना पड़ेगा ना, कि मुझे उसके ऊपर कुछ नहीं आता। अगर मुझे कुछ कुछ समझ आएगा, मैं आधी बात तो सुनूंगा, आधी बात नहीं सुनूंगा। तो फिजिक्स की प्रॉब्लम यही है। फिजिक्स की स्पेशलिटी देखो, फिजिक्स की स्पेशलिटी क्या है, यू कैन विजुअलाइज। प्रॉब्लम यही है, क्यों? क्योंकि आधी बात आप समझ जाते हो देख के, ओके, लेकिन आप पूरी बात नहीं सुनोगे तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, कितना सिंपल सा टॉपिक था कि वर्क डन बाय टेंशन। आप कई बार बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, टेंशन इस पे पॉजिटिव वर्क कर रही है तो नेगेटिव वर्क कर रही है, क्योंकि अगर किसी को ये याद ही नहीं रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में अगर आपको देखना है, तो जैसे एक बच्चे ने अभी मेरे से बोला था ना बीच में कि सर आप हम यहाँ पे F-3 ही लिखेंगे क्या, और ये छोटी छोटी चीजें हैं। और ऐसा नहीं उस बच्चे को समझ नहीं आया होगा, उसको समझ आ गया होगा, लेकिन छोटी सी कंफ्यूजन आएगी दिमाग। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन भी करते हैं, बढ़िया सा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बच्चों, क्वेश्चन इज द सिस्टम इज रीच्ड फ्रॉम रेस्ट व्हेन 10 kg block reaches at ground, then work done by gravity on 10 kg and 5 kg blocks are। चलो बच्चों, अगर ये जो 10 kg अगर ग्राउंड पे आ गया, ग्राउंड तक पहुंच गया है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 10 kg एंड ऑन 5 kg ब्लॉक क्या क्या होगा, जल्दी बताओ। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, क्या करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। 100 and minus 100। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आपने, कुछ नहीं करना बच्चों। क्या करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 10 kg, 10 kg का ड्रॉ कर लो ना। नीचे फोर्स कितना लग रहा है, 10 g, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2 मीटर, और ये नीचे ही आ रहा है, जो 10 kg है ये नीचे तो आ रहा है। सो वर्क डन ऑन 10 kg कितना हो जाएगा, 10 g इंटू 2 इंटू cos 0 डिग्री। और आपको जब चीज समझ आ जाएगी ना, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, cos 0 वगैरह आप सीधा कर लोगे। ओके, फोर्स भी नीचे लग रहा है और ब्लॉक भी नीचे आ रहा है, चलो ठीक है, cos 0 है, कितना गए, 200 न्यूटन। अगर आप 5 kg की बात करोगे, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है कितना, 2 मीटर। भाई अगर 10 kg नीचे 2 मीटर आएगा तो ये ऊपर जाएगा ना 2 मीटर, बट इससे फोर्स तो नीचे लग रहा है, 5g। तो वर्क डन बाय 5g कितना हो जाएगा, तो 5g इंटू 2 इंटू कॉस 180 डिग्री कितना होगा, -100 न्यूटन। किस किस को समझ आ गए? सर जूल। हाँ सॉरी सॉरी, जूल, इट्स जूल।
किसको समझ आया जल्दी बताओ। यस सर। सर ओके यहाँ तक कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक? अच्छा ये दो, अगर मान लो आपको अगर चेक करना हो कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, बताओ क्या होगा? वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, मतलब कैलकुलेट मत करो, ये बताओ किस पे पॉजिटिव होगा किस पे नेगेटिव होगा वर्क डन बाय टेंशन फोर्स? सर 10 kg पे नेगेटिव तो होगा 10 kg और पे 5 पे negative। पॉजिटिव। एक एक करके रिपीट करो। 10 kg पे नेगेटिव, 5 kg पे पॉजिटिव। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि बच्चों सोच के देखो ना कि भाई जो 5 kg है वो ऊपर तो जा रहा है, पर किसकी वजह से जा रहा है? वो तो mg तो उस पे नीचे लग रहा है। भाई आपको याद करो एक टॉपिक हमने किया था फ्री बॉडी डायग्राम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पूरे फिजिक्स में काम आएगा। एफवीडी, जब भी बात हो ना डिस्प्लेसमेंट की, फोर्स की, हमेशा एफवीडी ड्रॉ कर लो। अब 5 kg ऊपर जा रहा है, एफवीडी जब ड्रॉ करोगे 5 kg का, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, चलो देखो। अगर बात करते हैं 5 kg की, फोर्स लग रहा है नीचे mg, ऊपर लग रहा है टेंशन। अगर ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन क्यों जा रहा है? समझ रहे हो? तो देखो, अगर आप इस पे बात कर, देखो अगर आपने पूछा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कितना है तो नेगेटिव आ गया। अगर कोई पूछ ले कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना है, वो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको टेंशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, आई होप इट्स क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। पक्का क्लियर है? चलिए, आई थिंक आज का टॉपिक अपने सारे हो गए हैं। ठीक है, मैंने आप सबको फीडबैक फॉर्म आपको मैसेज कर दिया है, जल्दी से उसको फिलअप करके अपना फीडबैक दो और अपने टेंट खाओ। और किसी को कोई डाउट आप पूछ सकते हो मेरे से बीच में। आप सबको फीडबैक फॉर्म मैंने भेज दिया, जल्दी से उसको फिल करके फीडबैक दो अपना और अपने टेंट खाओ। एंड आफ्टर फिलिंग द फीडबैक फॉर्म यू कैन लीव द क्लास। सर इसमें टेंशन पूरे सिस्टम की सेम ही आएगी या अलग अलग? सेम आएगी ना बच्चे? हाँ जी देखो, जब तक किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब तक पुली पुली में अगर मास नहीं है, ठीक है, और जब तक अगर जो स्ट्रिंग है उसमें अगर मास नहीं है, तो हमेशा क्या है, टेंशन हमेशा सेम रहेगी। ओके सर। चलिए तो जल्दी से करो। डन सर। आप सबका बैच 2 है ना? सर डन। ओके ओके, तो चुनाव कैन लीव द क्लास। जिनका होगा आप क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है।